नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखें अब नजदीक आते जा रही हैं। नामांकन का आखिरी दिन आ चुका है और इस समय बीजेपी में या कह लें कि एनडीए में अफरा तफरी की हालत बनी हुई है। लगभग भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी भी तरह उनको टिकट मिल जाएगी, वो अब मायूस हो चुके हैं और उसके बाद उन लोगों ने ऐलान कर दिया है, बहुत से नेताओं ने, बल्कि कई लोगों ने तो अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया ये कहते हुए कि अब हम अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति बीजेपी में क्यों बनी है ये समझना कठिन नहीं है। बीजेपी इस समय महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें बीजेपी ने शिवसेना शिंदे और अजित पवार एनसीपी गुट के साथ जो महायुति की सरकार वो चला रही है उसमें बहुत सारे सामंजस्य करने पड़ रहे हैं। इस लिहाज से कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर शिंदे गुट का दम था लेकिन बीजेपी के हिस्से में वो सीट आई है, या फिर कहीं पर अजित पवार को लग रहा था कि वहां उनको टिकट मिल जाएगी या नहीं, वहां से उनके उम्मीदवार उतरेंगे, वैसा नहीं हो पाया तो उनकी पार्टी के नेता दूसरे दल में चले गए। ये इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें जो बन रही हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी इस समय किसी भी तरह अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो एक असंवैधानिक सरकार चला रही है। एक ऐसी सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये गलत तरीके से बनी है। उसमें राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल उठे, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी ये कहा जा सकता है कि महायुति सरकार के खिलाफ ही रहा, लेकिन फिर भी वो सरकार बनी हुई है। तो लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। और सोच लीजिए आपकी कैसा शब्द है, सरकार है लेकिन गैर कानूनी है, क्योंकि यही चीज हो रही है महाराष्ट्र में। और विपक्ष ने इसी बात को एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसके बाद से ये लगने लगा कि महाराष्ट्र में महागठबंधन जो है या इंडिया, उसका जो दम है वो ज्यादा है और बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। तो फिर बीजेपी ने जो हमेशा वो करती है, सारे जिस तरीके के जोड़ तोड़ करना वो शुरू करती है, वो उसने करने शुरू कर दी है। वहां पर लगातार वो घेरने की कोशिश कर रही है महाविकास अघाड़ी को। कभी वो उद्धव ठाकरे को निशाने पे लेती है, कभी आदित्य ठाकरे को निशाने पर लेती है, कभी वो कांग्रेस में फूट पड़ने की खबरें चलाती है। लेकिन खुद बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है, एनडीए में भी घमासान मचा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस समय निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, बल्कि अतुल शाह जैसे नाम जो है उन्होंने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया। आपको बता दूं कि अतुल शाह बीजेपी के विधायक रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने शाइना एनसी को अपने उम्मीदवार बनाया और इससे नाराज हो गए अतुल शाह और उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ये इस तरीके से करना गलत है। अतुल शाह ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। इधर संजय राउत ने आज अजित पवार पर बहुत बड़ी टिप्पणी की और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया, एक तरीके से न्यायपालिका की तरफ से जो नाइंसाफी अगर उनको लग रही है, वो जो नाइंसाफी उनको महसूस हुई, उसका दर्द उन्होंने बयां किया। और साथ में ये भी बता दिया कि महाविकास अघाड़ी जो है वो पूरी 288 सीटों पर न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि वो जीतेगी भी। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन अपना दम दिखा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए जो है उसमें बगावत है। बीजेपी जो है वो चौतरफा घिर गई है, इसलिए क्योंकि अगर बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं बनवा पाती है, मान लीजिए बीजेपी हार जाती है या उसकी सीटें कम आती हैं या बहुमत का आंकड़ा महायुति नहीं पार कर पाता है, तो फिर जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो बीजेपी का होगा। क्योंकि शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे कहें या अजित पवार, ये दोनों तो जाहिर सी बात है सत्ता के लालच में ही अपने अपने दलों से बगावत करके लौटे थे, मतलब आए थे बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी ने जो चालाकियां दिखाई थी, अगर जनता ने उसका जवाब दिया और ये कहा कि अब आपको विपक्ष में बैठना है और अब आपका ये जो ऑपरेशन लोटस जैसी चीजें जो हैं हम यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर जनता ये जवाब दे देती है तो फिर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे राज्यों में भी मुसीबत शुरू हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ चौतरफा घिरी हुई है। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि संजय राउत ने अजित पवार के एक बयान पर क्या टिप्पणी की। आपको बता दूं कि अजित पवार ने अभी ये कहा कि उनके खिलाफ योगेंद्र पवार जो उनके भतीजे ही हैं, उनको उतारकर शरद पवार ने वही गलती की है जो खुद अजित पवार कर चुके हैं, अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारकर। बारामती में अजित पवार ने अपनी पत्नी को उतारा था, तब वो एनडीए के साथी थे, तो उन्होंने अपनी ही बहन के खिलाफ खड़ा किया अपनी पत्नी को, लेकिन हार मिली उनको। तो अब अजित पवार को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार जो है वो घर तोड़ रहे हैं
और उन्होंने ये भी कह दिया कि योगेंद्र पवार को उतारकर उन्होंने गलती की, वही गलती जो मैंने की है। तो अब सवाल यह है कि अजित पवार को इतने वक्त बाद अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है? जून में चुनाव हुए थे, मई में चुनाव हुए थे, और अब जो है इतने वक्त बाद वो अपनी गलती इस तरह से मान रहे हैं और शरद पवार पर आरोप लगा रहे हैं। जब आप अपने चाचा पर ये आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने घर तोड़ा, तो आपने क्या किया? फिर ये सवाल जनता उनसे पूछ सकती है कि अगर चाचा आपका घर तोड़ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, तो घर को जोड़ने के लिए आपने क्या किया? आप क्या कुछ कर सकते थे और आपने वो सब क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल अजित पवार से भी उठेंगे। वैसे भी उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। नवाब मलिक जो उनके साथ ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर, नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। इस वजह से नवाब मलिक को मैदान में उतारने से बहुत झिझक रहे थे अजित पवार। उनकी बेटी सना मलिक को जरूर टिकट दी गई अणुशक्ति नगर से, लेकिन अब नवाब मलिक भी नामांकन कर सकते हैं। आज ये खबर आई है। तो ये नवाब मलिक को लेकर भी अजित पवार घिर चुके हैं, घर तोड़ने वाले बयान को लेकर अजित पवार घिर चुके हैं, और इसके साथ साथ एनडीए में जिस तरह के हाल बने हुए हैं उन सब को लेकर अजित पवार भी घिरे हुए हैं, बीजेपी भी घिरी हुई है, और एकनाथ शिंदे के सामने भी एक बड़ी चुनौती ये है कि क्या इस बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस से अभी जब देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया था नागपुर से, तो उनकी पत्नी से सवाल किया गया था कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए अभी क्या होता है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। यानी एक तरह से इशारा दे दिया अमृता फडणवीस ने कि देवेंद्र फडणवीस अभी भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं, जबकि खुद देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल चुके थे एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करके कि हमारा सीएम फेस तो यहाँ पर है। तो अब सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे को अभी लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, बाद में उन्हें दुत्कार दिया जाएगा? वैसे भी बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि जहां उसका काम निकला वहां वो नमस्ते कर लेती है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अब इस पर क्या जवाब देगी, क्योंकि सवाल तो ये भी उठेंगे कि देवेंद्र फडणवीस क्या दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ही चुनाव में उतर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी बची रह पाएगी? क्या अजित पवार अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाएंगे? और क्या बीजेपी अपनी सत्ता को बचा पाएगी? इन तमाम सवालों पर आज हम खरी खरी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं संजय राउत का वो बयान जो उन्होंने अजित पवार को लेकर दिया है। आज जो है नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 288 में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है महाविकास आघाड़ी की ओर से। कब तक जो है घोषणा होने की बात? देखिए, अब घोषणा होना की क्या बाकी है? आज 3 बजे तक का समय है, उसके पहले सब कुछ हो जाएगा। 288 सीट्स है, 288 सीट है, उसके ऊपर तो उम्मीदवार देने ही पड़ेगा ना। और लगभग सभी सीटों पर अपना अपने लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, और हम 288 सीट पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घरों पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री आए थे, कंपनी का समय था आज योजना जी से उन्होंने उनका एक बयान सामने आया है कि यदि सरकार के जो प्रमुख है वो हमसे मिलते हैं तो सिर्फ जो है जो न्यायपालिका है उनके ऊपर जो समस्या है या उसमें जो बातचीत है उसके ऊपर हमें सब समस्या मालूम है, इस देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है, वो दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है, और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हिप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, ये आप बोलते रहे, लेकिन ये वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म हो गई, फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा थी, और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने की बात भूल जाइए, हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का। कल बारामती में अजित पवार ने फॉर्म भरा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा में मैंने जो गलती की है वो गलती जो शरद पवार है वो कर रहे योगेंद्र पवार को। देखिए ये चुनाव है,
आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है, अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से योगेंद्र पवार जीत रहे हैं। तो संजय राउत ने साफ साफ नसीहत दे दी अजित पवार को कि अब रोना धोना बंद करना चाहिए, और इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर जिस तरह की टिप्पणी की, तो जनता भी इन सारी बातों को देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। तो क्या इस बार एनडीए के सामने भ्रष्टाचार या महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि वो किस तरीके से एक गैर कानूनी सरकार को चला रही है? अगर सरकार ही गैर कानूनी रहेगी तो फिर सोच लीजिए कि लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा और क्या होगा लोकतंत्र का, क्या होगा संविधान का। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम खरी खरी चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, संजय राउत जी की जो टिप्पणी है काफी तल्ख है, लेकिन सच भी है, उसमें बहुत सारा सच है, क्योंकि सभी ने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 सालों में, बल्कि 3 सालों में किस तरीके से बीजेपी ने खेल खेला। बार बार वो केवल इसलिए कि उसको सत्ता में लौटना है, उसने सारे छल प्रपंच किए, और इन सारी चीजों को देश की वो संस्थाएं जिन पर सारा दारोमदार है कि वो ये देखें कि लोकतंत्र और संविधान बचा रहे, सुरक्षित रहे और उसके अनुसार ही सारे काम हो। जिन लोगों पर ये सारी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं निभाया। चाहे हम चुनाव चिन्ह की बात कर लें, चाहे किसी पार्टी का असली हकदार कौन है, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है कि असली शिवसेना कौन सी, नकली शिवसेना कौन सी। तो चुनावी मैदान में तो जो प्रत्याशी हैं, जो दल हैं, वो तो इस मुद्दे को लेकर जाएंगे ही, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती थी चुनाव आयोग की, जो जिम्मेदारी बनती थी न्यायपालिका की, उस जिम्मेदारी पर ये लोग खरे नहीं उतरे। और उसके बाद मोदी अगर जाकर बड़े बड़े भाषण देते हैं संविधान और लोकतंत्र के, तो क्या लगता है आपको, ऐसे में जो संजय राउत जैसे नेता जो हैं, जो बिल्कुल खरी खरी बात कर देते हैं और साफ साफ बोल देते हैं कि आप हमको ज्ञान मत दीजिए, हमारे पास भी ज्ञान है संविधान का, क्या लगता है आपको जनता भी इस बात को समझेगी? और इस बार चुनाव में क्या एक बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि कैसे एक गलत तरीके से बनी हुई सरकार चलती रही और उसको चलाने दिया जाता रहा, तो आगे ये काम ना हो, इसके लिए क्या जनता अब कदम उठाएगी? और दूसरा सवाल ये कि अजित पवार जो अब कह रहे हैं कि शरद पवार गलती कर रहे थे, तो अब क्या उनको ये गलती का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको डर है कि कहीं अब वो पहले बहन से हारे, अब भतीजे से भी ना हार जाए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल समिता जी, एक तो संजय राउत ने जिस तरीके से आज हमला किया है, और एक तरीके से कहा जाए कि सीधे सीधे सीजेआई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, जो अब रिटायर होने वाले हैं, 10 नवंबर को हो जाएंगे रिटायर शायद, तो उनको एक सीधा सीधा जवाब दिया है संजय राउत ने, और ये बताने का कोशिश किया है कि जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, असंवैधानिक सरकार, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अवैध सरकार है, वो अवैध सरकार सीजेआई साहब की बदौलत चल रही है। ये सीधा सीधा आरोप लगाया है संजय राउत ने, और ये बहुत बड़ा आरोप है। आपको याद होगा समिता जी कि एक तो गणेश चतुर्थी पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे, चंद्रचूड़ साहब के घर, उसी दिन ये काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई थी, और उसके बाद रही सही कसर जो थी वो चंद्रचूड़ साहब ने खुद वो राम मंदिर को लेकर जो मराठी में अपनी बात कही अपने गांव में, वो उसके कहने के बाद रही सही कसर पूरी कर दी। यानी ये साफ संदेश चंद्रचूड़ साहब ने दे दिया कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो उनकी वजह से ही चल रही है। तो अब इसमें अगर संजय राउत को ये आरोप लगा रहे हैं और सीधा सीधा अगर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब का नाम ले रहे हैं, तो फिर इसमें अब जनता को ये अच्छी बात समझ में आ रही है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है तो उस पर भी समझा दिया संजय राउत ने कि हमें भी संविधान आता है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दे करके आप अब रोक नहीं सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप धमकी भी देते रहें और इस तरीके से आप अवैध सरकारें भी चलवाते रहें। तो ये सीधा सीधा संजय राउत ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को के जो सीजेआई जो हैं उनको सीधा सीधा एक तरीके से जवाब दिया, और ये साफ तौर पर कहा कि 10 साल में हमारे यहाँ न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रह गई है और न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा दबाव है। और ये बात तो शर्मित्रा जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी, और ये 70 सालों में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो थे वो जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें अब जनता के बीच आना पड़ रहा है। तो संजय राउत अगर आज कोई बात कह रहे हैं तो ये संजय राउत कोई बात अलग नहीं कह रहे हैं। संजय राउत वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस रंजन गोगोई भी उन 4 जजों में शामिल थे, जो जनता के सामने आकर कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। वो बात दीगर है कि बाद में रंजन गोगोई कहाँ चले गए और रंजन गोगोई को क्या क्या लाभ मिले या क्या क्या उन्होंने
काम किए, वो एक मसला अलग है। लेकिन रंजन गोगोई भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने देश के सामने आकर कहा 70 सालों में ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दबाव है, सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर दबाव है, लोकतंत्र खतरे में है, ये कहा। तो संजय राउत ने जो आरोप लगाया है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का आरोप है। अब दूसरा जो अजीत पवार को लेकर है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि अजीत पवार को अब लग रहा है कि पहले जो थे वो बहन से हारी उनकी पत्नी और अब भतीजे से हारेंगे अजीत पवार, तो ये उनको साफ तौर पर नज़र आ रहा। तो रोना धोना जो कहा, शब्द इस्तेमाल किया संजय राउत ने, बिल्कुल सही कहा कि अब चुनाव है, आपने चुनाव में जो किया उसको आपको भुगतने का समय आ गया है। भाई आपने जिस तरीके से अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया, आपने जिस अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, तो और अब आप कह रहे हैं कि साहब वो शरद पवार गलती कर रहे हैं, तो जो आप इस मतलब आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि आपने गलती की। तो जब आपने गलती की तो अब आप यही समझ लीजिए कि आपकी गलती की सज़ा आपको मिल रही है। तो शरद पवार गलती नहीं कर रहे हैं, शरद पवार आपकी गलती की सज़ा आपको दे रहे हैं। और योगेंद्र पवार जो हैं, योगेंद्र पवार ने काफ़ी काम किया लोकसभा चुनाव में शरद पवार के लिए, और उनके पिता जो हैं उन्होंने खुलकर अजीत पवार की जमकर मुखालफत की थी जब अजीत पवार अलग हुए थे शरद पवार से। तो ये सब चीज़ें सामने, तो अजीत पवार अपने घर में ही अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो किस बात की बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब अजीत पवार को ये लग रहा है कि यहीं से मामला ख़राब ना हो जाए। तो ये अजीत पवार का जो रोना धोना जो संजय राउत ने शब्द इस्तेमाल किया, वो निश्चित तौर पर यही है कि अजीत पवार को लग रहा है कि वो खुद भी हार सकते हैं। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, अजीत पवार के सामने फिलहाल विधायक बनने के लाले दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, अजित पवार खुद जीतेंगे या नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो बन चुके बार बार वो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बनना दूर, वो शायद विधायक भी ना बन पाए। तो ये एक बड़ा संकट अजित पवार के सामने है, और इसमें ये समझ में आ जाएगा कि अपने घर को तोड़कर या अपनी पार्टी से गद्दारी करके बगावत करने का हश्र ये हुआ कि शायद उनके राजनीतिक भविष्य पर ही पूरा एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। अभी अजित पवार के साथ जो लोग गए हैं उनके सामने भी इसी तरह की विकट स्थिति बनी हुई है। नवाब मलिक एक बड़ा नाम है और कई बार 5 बार शायद वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी को, सना मलिक को जब उतारा एनसीपी ने, तो तभी ये आरोप भी लगाए थे विजय वडेट्टीवार ने कि ये तो सीधे सीधे बीजेपी के ही प्रत्याशी हम मानेंगे, क्योंकि बीजेपी एक तरफ नवाब मलिक का विरोध करती है और दूसरी तरफ उनकी बेटी को महायुति जो है वो अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अभी तक संशय ये था कि नवाब मलिक खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कल ही जब ये कह दिया कि मैं अपना पर्चा दाखिल करूंगा, तो ये समझ में आ गया कि वो बगावत करने के मूड में है। और आज खबर आ रही है कि वो मानखुर्द से वो अब नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस पर शिवसेना के जो नेता है आनंद दुबे, उन्होंने ये कहा, मतलब उद्धव ठाकरे गुट के हैं, उन्होंने ये कहा कि वहां से हमारे गठबंधन के साथी अबू आजमी पर्चा दाखिल करेंगे, और मानखुर्द में अबू आजमी के खिलाफ कोई दमदार चेहरा महायुति को मिल नहीं रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे के दरवाजे से ये लोग मदद कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कितने भी तिकड़म लगा लो, इस बार महायुति का जाना तय है, ये आनंद दुबे का कहना है। क्योंकि अभी नवाब मलिक जो है इनको फॉर्म ए भी जो है वो मिल भी चुका है बताया जा रहा है, और उन्होंने ये कह ही दिया था कि मैं लड़ूंगा चुनाव। तो ऐसे में क्या ये बीजेपी, क्योंकि उसने कहा है कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार भी नहीं करेगी, जब ऐसा वो बोल रही है, क्योंकि बड़े आरोप तो उसी ने लगाए थे, ऐसे में क्या अजित पवार को बीजेपी अकेला छोड़ रही है, या फिर वही कोई ब्लेम गेम यहाँ पर करने की तैयारी हो रही है? क्योंकि दिख रहा है कि महायुति जो है वो जा रही है। तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो अपने दावे कर ही रहा है, नाना पटोले का हम वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें आज फिर उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ ये जो महायुति का जाना तय बताया जा रहा है, क्या ऐसे में अजित पवार को पहले से उनके सिर पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने, क्या लगता है? यहाँ दोहरी रणनीति है बीजेपी की शर्मिष्ठा जी नवाब मलिक के मामले में। एक तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि नवाब मलिक पर उसने जो आरोप लगाए थे वो उनसे हटी नहीं है और नवाब मलिक का वो समर्थन नहीं कर रही है। तो जो आरोप लग रहे हैं कि ये पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है, तो उससे बचने का एक प्रयास है। दूसरा, नवाब मलिक को सीट से लड़ाना जहाँ अबू आसिम आजमी लड़ते हैं, और वहाँ उसके बाद होगा ये कि अजीत पवार अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारेंगे। अब जो खबरें चल रही हैं वो खबरें ये चल रही हैं कि अजीत पवार वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे और वहाँ एक तरीके से वॉक ओवर जो है वो नवाब मलिक को दे दिया जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि साहब चूंकि हमारा वहाँ कैंडिडेट नहीं है तो हम वहाँ किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, और सब समर्थन जो है वो करेंगे नवाब मलिक को। तो ये जो आनंद दुबे ने जो आरोप लगाया है उसके पीछे खेल यही है। सुबह भी हम लोगों ने यही चर्चा की थी कि नवाब मलिक जो बात कह रहे हैं कि साहब अजीत पवार कहीं भी पलटी मार सकते हैं और किधर भी जा सकते हैं, तो ये एक तरीके से दोहरी पॉलिसी के तहत नवाब मलिक ये बात कह रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके के खेल कर रही है ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो
ये नवाब मलिक जो कह रहे हैं उसका सीधा सीधा आशय यही है, उनके चुनाव लड़ने का सीधा सीधा आशय यही है कि बीजेपी अब पिछले दरवाजे से भी दूसरे खेल कर रही है, चूंकि उसे लग चुका है कि उसके पास कैंडिडेट नहीं है। तो आनंद दुबे जो कह रहे हैं, जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, उनकी बात में दम ज़्यादा मालूम पड़ता है। आखिर सना मलिक जो लड़ रही है, तो बीजेपी क्या सना मलिक का भी प्रचार नहीं करेगी? बीजेपी को कहना चाहिए, तो उसको कहना चाहिए कि इन 2 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारे फिर अपने उम्मीदवार, जहाँ सना मलिक हैं और जहाँ नवाब मलिक हैं। तो बीजेपी ऐसा भी नहीं कर रही है। तो यानी पर्दे के पीछे से ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक संदेश देने की ये कोशिश की जा रही है कि नवाब मलिक का जो बयान था उसके जरिए, ताकि जहाँ भी अजीत पवार के प्रत्याशी हैं तो वहाँ अजीत पवार का जो वोट है जो शरद पवार की तरफ जा रहा है वो रुक जाए, ताकि उसे ये लगे कि अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और चुनाव के बाद वापस लौट के शरद पवार के पास चले जाएंगे। ये गफलत पैदा करने के लिए भी नवाब मलिक की तरफ से ऐसा बयान दिलवाया गया है। तो ये बहुत लंबी एक कहा जाए जो रणनीति है उसका हिस्सा है नवाब मलिक का बयान और नवाब मलिक का चुनाव लड़ना। लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है कि नवाब मलिक क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चाहे वो नवाब मलिक हों चाहे एकनाथ शिंदे हों, सबकी फाइलें दिल्ली में मौजूद हैं। तो अगर शिंदे अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, सीटें भी कम लड़ने को दी जा रही हैं, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि शिंदे जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ही नहीं, तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो क्या देवेंद्र फडणवीस की तरह 12वीं के बाद इंटर करेंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर सरकार बनती है? हालांकि वो परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी कि उनको 12वीं के बाद इंटर करना पड़े। वो विधायक तो बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अपनी सीट पर उनका प्रभाव है, विधायक बन जाएंगे। लेकिन अब उनके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाना है, ये शायद तय हो गया है संगीता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि नजर अभी यही आ रहा है कि महायुति में जो उसकी जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले बीजेपी में सीटों को लेकर जैसे बीजेपी की जो उसने पहली लिस्ट निकाली थी, तभी जिस तरीके से उसने मेरा ख्याल है 90% मौजूदा विधायकों को एक तरह से दे दी थी सीट, उससे समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल इस बार बगावत को रोकना चाहती है। हरियाणा जैसा माहौल नहीं चाहती। हरियाणा में तो फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे पर्दे के पीछे या जमीन पर जो नहीं दिख रहे थे, लेकिन जिनके वजह से जीत गई बीजेपी। लेकिन महाराष्ट्र में तो इस समय सारी चीजें जो है जनता के सामने हैं और हरियाणा के बाद अब इंडिया गठबंधन भी ज्यादा सतर्क हो चुका है। पहले ही उसने कह दिया है कि हम ये सारी चीजें जो है बहुत आराम से नहीं होने देंगे। जितना भी भ्रष्टाचार चुनाव में करने की कोशिश की जाएगी हम उसको रोकेंगे, नजर बनाए रखेंगे। ये सारी चेतावनी इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले दी जा चुकी है। तो अब बीजेपी के सामने दूसरी मुश्किल जो है वो ये है कि हरियाणा में उसने अपनी वो बगावत को नहीं रोक पाई थी, लेकिन अब यही चीज महाराष्ट्र में भी उसके साथ हो रही है। अतुल शाह का एक जो बयान आया है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की प्रवक्ता थी शाइना एनसी और वो चले गई कल शिंदे गुट में, और जिस तरीके से फिर उनको मुंबा देवी सीट का वो बना दिया गया प्रत्याशी। यहाँ पर अतुल शाह ने खुद को किस तरह से ठगा हुआ महसूस किया और उसके बाद उनका जो दर्द सामने आया है, एक बार सुन लेते हैं अतुल शाह क्या कहते हैं। उससे समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की जमीनी हकीकत इस समय क्या है। देख लेते हैं अतुल शाह क्या बोलते हैं। नहीं, इसका कारण है कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे। मैंने वहां पर जब असंभव था, पार्टी ने कहा आप कॉर्पोरेटर लड़ो विधायक के बाद, मैं लड़ने चला गया। मैं जीता वहां पर। मैंने 7 साल इतना काम किया है। वैक्सीनेशन सेंटर चलाया, 85,000 लोगों को वैक्सीन दिया। अभी लाड़की बहन योजना, आई एम द ओनली कॉर्पोरेटर कि जिसने अपने ऑफिस के बाहर पेंडोल लगाकर 12,000 फॉर्म वितरित किए और 8,000 अप्रूव हुए हैं। तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है। भाजपा के नेतृत्व की तरफ से अपील की जा रही है कि जिनको भी टिकट नहीं मिला है उन्हें बाकी प्रत्याशी की तरफ। यहाँ पर अतुल शाह जो बोल रहे हैं अमलेंदु जी, एकदम उनका दर्द जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहे। जैसा लगता है कि ठगा हुआ महसूस करना।
ये यहाँ पर अतुल शाह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, जो वैक्सीनेशन सेंटर की वो बात कर रहे थे कोविड पीरियड में, उनको वैक्सीनेशन मैन भी कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वैक्सीन लगवाने का काम किया था। और अभी वो खुद बता रहे हैं कि लाड़की बहन योजना को जमीन पर उतारने और उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो ये जो दर्द है, मुझे याद पड़ता है जम्मू कश्मीर में भी जब इसी तरह उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा था, तब कश्मीर घाटी में एक प्रत्याशी थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, प्रत्याशी नहीं बन पाए वो, और तब उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर बीजेपी का कुछ भी नहीं था, कार्यालय तक नहीं था, तब हम लोगों ने अपने खून पसीने से यहाँ पर बीजेपी को खड़ा करने का काम किया। और अब जब टिकट देने की बारी आई तो दूसरे लोगों को, यहाँ बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है, और हमको यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तब जम्मू कश्मीर में इसी तरह की बगावत हुई, हरियाणा में यही देखा गया, और ये तमाम जगहों पर ये चीज हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का पद भी किस तरह लोगों से छीन लिया जाता है, और वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेता को भी किस तरह बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया, ये उदाहरण भी हमारे सामने है। ऐसे में ये जो अतुल शाह, वो खबर है कि वो खुद मुंबई दिल्ली से निर्दलीय उतर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या महाराष्ट्र में ये जो बगावत है ये बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए संमित्रा जी, एक तो बगावत बीजेपी में बहुत ज़्यादा हो रही है, और बीजेपी में ही नहीं बल्कि उसकी सहयोगी दल जो हैं उनमें भी बगावत हो रही है। और बीजेपी जो खेल खेल रही है महाराष्ट्र में कि अपने ही प्रत्याशियों को, अपने ही नेताओं को शिंदे की शिवसेना से लड़वा दे या अजित पवार की एनसीपी से लड़वा दे, तो ये खेल भी बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि आप बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि शाइना एनसी शिंदे सेना में शामिल हो गई। अरे भाई, आपकी 20 साल से प्रवक्ता हैं, आपका काम कर रही हैं, और उनका वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, बाबा सिद्दीकी के घर जब वो जा रही हैं उसके उस दुर्घटना के बाद, तो ये सब मतलब वायरल हुआ। सलमान खान से उनके परिवार की नज़दीकियाँ वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं हमेशा। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर साबित करना क्या चाहती है? भाई, आपको अगर शिंदे की शिवसेना में एडजस्ट कराना ही था तो आप अतुल शाह को एडजस्ट करा सकते हैं, जो आपका पुराना वर्कर था, जो वहाँ काम कर रहा है। तो लेकिन चूंकि वो टीवी का फेस हैं, शाइना एनसी और सलमान खान की नज़दीकी हैं, तो आपने शिवसेना शिंदे को सीट दे दी, तो आपने उनको वहाँ एडजस्ट करा दिया। यानी आपका कार्यकर्ता जो आप उसको मूर्ख समझ रहे हैं, जो आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो ये बीजेपी में जगह जगह समिता जी ये चीज़ें उठ रही हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख समझती है, और इस तरीके से ऊपर से ला करके पैराशूट कैंडिडेट्स हैं वो लाकर उतार देती है। तो यही चीज़ें जो थी वो हरियाणा में भी देखने को मिली थी, और यही चीज़ें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये चीज़ें देखने को मिली, हिमाचल के चुनाव के दौरान भी ये सब देखने को मिला था, और यही चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो हरियाणा नहीं है। बीजेपी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है, और खुद देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनका जो वक्तव्य था एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कि बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती और ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए, तो देवेंद्र फडणवीस ज़मीनी हकीकत समझ रहे हैं कि महायुति सरकार से जा रही है और सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ आप ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भाई, अगर हारना ही है और शिंदे की टिकट पर जाकर के हारना है शाइना एनसी को, तो आप अतुल शाह को भी लड़ा सकते थे। हो सकता था अतुल शाह जीत कर आ जाते, काम किया था उन्होंने। लेकिन चूंकि आपको ऊपर से थोपने हैं और आपको भाई के साथ भी रिश्तेदारी निभानी है, यानी सलमान खान के साथ भी जो है वो संबंध निभाने हैं, और दूसरा जो वहाँ साबरमती जेल जो है वहाँ से भी रिश्तेदारियाँ आपको सबको निभानी है, तो सारे काम आपको करने हैं। तो ये रणनीति अच्छे तरीके से काम आने वाली नहीं है। जनता समझदार है, वो समझ रही है, और कार्यकर्ताओं का दर्द, अतुल शाह जैसा जो उनके पुराने नेता हैं उनका अगर दर्द इस तरीके से निकल कर आ रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई काम कौन करता है ये पार्टी नेतृत्व को देखना पड़ेगा। अभी भी समय, यानी वो कह रहे हैं कि अभी भी समय है कि आप टिकट मुझको दीजिए, शाम 3 बजे तक का समय है। हालांकि अब थोड़ा ही समय बचा है टिकट विकेट, तो खैर क्या मिलेगा उनको, लेकिन वो अभी भी कह रहे हैं कि मतलब 3 बजे तक का समय है, आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। नहीं सुधारेंगे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ ही रहे हैं, नॉमिनेशन उनका होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इसी तरीके से जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा थे, उनकी पत्नी है स्वीकृति शर्मा, वो शिवसेना में शामिल हुई उद्धव ठाकरे की अपनी बेटियों अंकिता निकिता के साथ, और उनका था कि वो चुनाव लेंगी, लेकिन वो बीजेपी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अब उनका टिकट कट गया, अब वो भी निर्दलीय मैदान में हैं। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, वहाँ भी ये बवाल शुरू हो गया है। इधर सना मलिक को लेकर और नवाब मलिक को लेकर जो है, अब वो अगर अंदरूनी चीज़ें सब नहीं हैं, कोई षड्यंत्र अंदरूनी नहीं है, तो फिर ये भी नवाब मलिक की बगावत है। तो इसको इस तरीके से दिखाना चाहिए। तो फिलहाल जो है वो मामला वो चौतरफा बीजेपी घिरी हुई नज़र आती है, और महाराष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा की तरह मतलब केक जो है वो होने वाला नहीं है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समिता जी।
बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि ये जो तीनों दल हैं आपस में, मतलब अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अगर हम ये तीन नाम ले लें तो ये तीनों आपस में किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं। कोई नेता कहीं से चला जाता है, फिर उसको वहां से टिकट दे दिया जाता है, फिर कोई अलग बयान देता है कि हम फलाने का समर्थन नहीं करेंगे, हम फलाने के लिए प्रचार नहीं करेंगे। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं और इन्हीं बयानों में एक बयान आया है राज ठाकरे के बेटे को लेकर भी। अमित ठाकरे जो लड़ रहे हैं यहाँ बांद्रा सीट से, और मेरा ख्याल है बांद्रा से ही लड़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो आ रहा है, माफ कीजिए, बांद्रा से तो मिलिंद देवड़ा को खड़ा कर दिया है, पर अमित शाह जो है, अमित ठाकरे जो है वो शायद माहिम से लड़ रहे हैं और वहां पर ये आ गया कि हम उनका समर्थन करेंगे, मतलब हम उनके खिलाफ किसी को खड़ा नहीं करेंगे, ये बीजेपी ने कहा। लेकिन खबर ये है कि यहाँ से सदा सरवणकर जो है ये शिंदे गुट के हैं, इनको खड़ा कर रही है शिंदे गुट। तो मतलब अब ये क्या खेल चल रहा है कि एक तरफ राज ठाकरे का विरोध भी है, दूसरी तरफ उनका समर्थन भी है। और दूसरा सवाल ये जो कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा को यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अब अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया है। मिलिंद देवड़ा इसी बांद्रा सीट से, मतलब पहले वो सांसद रहे हैं, तब वो कांग्रेस में थे, अब वो शिवसेना, वो भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हो चुके हैं। और वहां पर आदित्य ठाकरे, मतलब ये सीधे सीधे क्या उद्धव ठाकरे को चुनौती है कि अगर आप में दम है, अगर आप असली शिवसेना है तो आप अपने बेटे को जिताकर बताइए। क्या एकनाथ शिंदे ने अब ये खुली लड़ाई एक और यहाँ पर करने का फैसला किया है, और क्या ये लड़ाई आर पार की साबित होगी, क्या लगता है आपको? और राज ठाकरे वाला जो फैक्टर है, जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ ये कह दिया कि हम कोई वो नहीं, प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्या ये राज ठाकरे के सामने समर्पण जैसी कोई चीज दिख रही है आपको? एक तो समिता जी, शिंदे इस हैसियत में नहीं है कि उद्धव ठाकरे को सीधी सीधी कोई चुनौती दे सकें। उद्धव ठाकरे पहले अपनी फाइलें समेटे जो अमित शाह के पास रखी हुई हैं, यानी दिल्ली में बीजेपी के पास रखी हुई हैं, तो वो दिल्ली से जो कहा जाता है वो वही करते हैं शिंदे जो हैं। तो शिंदे से कराया जा रहा है, अंदर से शिंदे भी जो है वो चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए, क्योंकि शिंदे को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ये तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सामने उभर कर आए हैं, बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ रही है और शिंदे के लोगों को कम किया गया है, उससे साफ है कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे किसी भी हाल में। यानी कोई जीते कोई हारे, पूर्व मुख्यमंत्री की पट्टी जो है वो एकनाथ शिंदे के नाम के आगे चिपकनी है, इतना तो तय हो चुका है। बाकी जो हार जीत होगी वो होती रहेगी। तो शिंदे अब उद्धव ठाकरे को या आदित्य ठाकरे को कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, मिलिंद देवड़ा खुद 2014-2019 का चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, तो मिलिंद देवड़ा ऐसी कौन सी बड़ी तोप है जो आदित्य ठाकरे के सामने जो है वो आदित्य ठाकरे को हरा लेंगे? तो ये भी सवाल है। तो ये एक तरीके से मतलब बीजेपी ने कहा होगा कि मिलिंद देवड़ा को वहाँ लड़ा दो, तो एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को लड़ा दिया। तो अब मिलिंद देवड़ा जो है वो अब वहाँ से क्या करेंगे, वो तो उनका सवाल है क्या करेंगे। लेकिन साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि एकनाथ शिंदे अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी उनसे जितना करती है उतना वो करते हैं। और यही आरोप जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो आरोप लगाती रही है, और पूरा महागठबंधन जो है, मतलब महाविकास अघाड़ी, वो आरोप लगाता रहा है कि ये सरकार पूरी 2.5 साल जो है वो गुजरात से चली है। ये गुजराती लॉबी जो है उसके सामने महाराष्ट्र का समर्पण कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। और पवन खेड़ा की जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने आरोप लगाए थे बहुत सारे बीजेपी के ऊपर, तो उनका साफ साफ कहना था कि मोदी और शाह की बी कंपनी जो है वो महाराष्ट्र को लूट रही है। तो ये साफ जाहिर है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे किसी को भी लड़ाएं या कुछ करें, ये साफ है कि एकनाथ शिंदे कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। एकनाथ शिंदे खुद अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। महायुति में अगर कोई संकटग्रस्त है सबसे ज़्यादा, तो इस समय एकनाथ शिंदे समझे जा सकते हैं, उसके बाद अजित पवार हैं। समिता जी, महायुति में संकट ही संकट है, क्योंकि लगातार ये दिख रहा है कि कहीं बगावत है, कहीं नेताओं के अपने फैसले हैं। जैसे अभी बीजेपी की नेता हैं और पूर्व विधायक तृप्ति सावंत, वो राज ठाकरे की पार्टी में शामिल हो गई और उसके बाद उनको बांद्रा ईस्ट से ही जो है टिकट दिया है राज ठाकरे ने। इधर बोरीवली विधानसभा सीट से उम्मीद थी गोपाल शेट्टी को, सांसद को, कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन यहाँ से उनको नहीं हुआ। और फिर सुनील राणे का टिकट काटकर संजय उपाध्याय को दे दिया गया। घाटकोपर ईस्ट से पराग शाह को बना दिया गया है, तो जिससे यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं प्रकाश मेहता, वो अब नाराज है।
तो एक तो नाराज विधायक ये कर सक रहे हैं कि वो खुद या तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान करें या दुखी होकर पार्टी के खिलाफ बयान दे दे। और जो तीसरा सबसे अहम फैक्टर ये है, जो बीजेपी के या संघ के जो पन्ना प्रमुख रहते हैं, जो जाते हैं और एक एक बूथ पर जाकर जिस तरीके से वो पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का काम जो करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, अगर ये जो स्थानीय विधायक है, जो नाराज नेता जो हैं, वो अगर ये तय करने की नहीं, हम इस बार इनको नहीं वोट पड़ने देंगे, तो फिर बीजेपी क्या करेगी, ये उसके लिए बड़ी मुश्किल है। और बीजेपी ये उम्मीद में थी कि किसी भी तरह महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ जाएगी या लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, उसकी सारी कोशिशें चलती रही। और अब ये जो 3 बजने वाला है नामांकन, अब ये खत्म भी हो जाएगा। और जैसा संजय राउत ने कहा भी कि भाई 288 सीटें हैं तो आज सभी लोग भर ही देंगे, सारे नामांकन पूरे भी हो जाएंगे और हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भले 1-2 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट भी होती है तो भी एक दूसरे के खिलाफ वो नहीं है, ये तय है। और ऐसे में कांग्रेस नेता नाना पटोले जो हैं, उनका एक बयान सामने आया जो जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है नाना पटोले ने, उसको सुन लेते हैं। महाराष्ट्रामध्ये सत्ता परिवर्तन ठरलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार, बहुमताचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये येणार, हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे। आज महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं शाहू आंबेडकर विचाराला संपवण्याचं पाप भाजप प्रणित एकनाथ शिंदेचं सरकार करते आहे, त्याच्या विरोधात लोकांमध्ये भयानक राग आहे। शेतकरी अडचणीत आहेत, तरुण अडचणीत आहेत, महिला असुरक्षित आहेत, महागाई खूप वाढलेली आहे आणि सरकार जाणून बुजून या महाराष्ट्रामध्ये करत आहे, महाराष्ट्र विकण्याचं काम करत आहे आणि गुजरात धार्जिणी महाराष्ट्र निर्माण करण्याचं काम या लोकांनी जे सुरू केलेलं आहे, या अत्याचारी व्यवस्थेबद्दलचा हा शंकानान आम्ही पुकारलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा साथ ही महाविकास आघाडीच्या सोबत आपल्याला पाहायला मिळेल। मराठी में नाना पटोले का ये बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी किसान, महिलाएं, युवा सब जो है निराश हैं इस सरकार के अत्याचारों से और यहाँ जिस तरीके से महाराष्ट्र मॉडल पर काम हो रहा है और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, इन सब को लेकर जनता में नाराजगी है। और अब उसके एक जो भयानक शासन है उसका अंत होगा और महायुति सरकार जाएगी और महाविकास अघाड़ी जो है वो जीतेगी, ये दावा नाना पटोले ने किया है। अमरेंदु जी, क्या लगता है बीजेपी को जो उम्मीदें थी कि नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, ये सब सारे नेता जो है वो अलग अलग वो हो जाएंगे, मतलब कांग्रेस के भीतर ही फूट पड़ जाएगी और उसके बाद उद्धव ठाकरे से भी नहीं बनेगी और शरद पवार से भी उनकी नहीं बनेगी, वो तमाम खबरें ऐसी आ गई थी कि बहुत बड़ा झटका लग रहा है और सपा जो है वो अपनी सीटें अलग ले रही है। और मतलब कुल मिलाकर ऐसा बताया जा रहा था कि महागठबंधन में तो दरार ही दरार है और महायुति बड़ी एकजुट होकर खड़ी हुई है। लेकिन अब जो दिख रहा है, जमीनी हकीकत जो दिख रही है, उसमें यह नजर आ रहा है कि महायुति के लोग जो हैं वो अब अपना अपना रास्ता खुद देख रहे हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है तो हम क्या करें। और महाविकास अघाड़ी जो है अभी भी ये दावा कर रही है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी जो इस चारों ओर से घिर गई है, वो अब बचाव का रास्ता उसके पास, क्या किस तरह से वो अपनी सत्ता बचा पाएगी, क्या उसका आखिरी दांव होगा आपकी नजर में? देखिए मित्रा जी, जो आखिरी दांव होगा वो तो खैर जो अब जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से शिवसेना की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी और एनसीपी की तरफ से भी, तो वो तो सब सारा दारोमदार लगता है चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो किस तरीके से चीज़ें ठीक ठाक करे। और चीज़ें ठीक ठाक करने की कोशिश चुनाव की तरफ से हुई भी, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव डिले कराए गए, फिर डिले कराने के बाद 26 नवंबर तक विधानसभा का समय है, 23 नवंबर को आप वोटों की गिनती करवा रहे हैं, यानी बीच में 2 दिन बचेंगे 24 और 25 के, तो इसमें जो है हो सकता है रात को रिजल्ट देर तक आए, तो बहुत सारे खेल करने की कोशिशें होंगी तो बाद में। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, उसकी रणनीति से साफ समझ में आ रहा है। एक तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिया भी ठीक है 85 सीटें तो हम तीनों लड़ रहे हैं, ये घोषणा हो गई। उसके बाद फिर बाकी बची सीटें उस पर हम तय कर लेंगे, तो बाकी बची सीटों पर भी तय कर लिया। सुबह आ गया कि आज शाम 3 बजे तक सब फाइनल हो जाएगा, 288 पे पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है।
अब ये बयान भी आ गया आनंद दुबे का कि भाई अबू आसिम आजमी जो है वो हमारे महागठबंधन के साथी में लड़ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी में महागठबंधन महाविकास अघाड़ी में है, वो वहाँ लड़ रही है। तो जो अखिलेश यादव को लेकर बातें की जा रही थी, अखिलेश यादव ने भी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर बीजेपी की सरकार को वहाँ और एकनाथ शिंदे की सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा। तो जो प्रयास किया जा रहा था मीडिया के जरिए यह माहौल बनाने का कि इंडिया गठबंधन में तो बहुत टूटन है और एनडीए जो है महायुति वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, उसका जो था वो प्रोपेगेंडा, उसकी हवा साफ तौर पर निकल चुकी है। और यही संजय राउत ने कहा था जब इस मीडिया ने खबरें चलाई कि साहब देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी इतना घबरा गई है कि फेक न्यूज़ फैला रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये मीडिया जिनके इशारे पे काम करता है, जो विपक्ष का कहना है वो यही है कि ये मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम करता है, वो उसने अपना काम किया लेकिन वो फिर एकदम से फेल होता हुआ नज़र आया। तो फिलहाल जो दिख रहा है कि इंडिया अपना दम दिखा रहा है, बीजेपी में चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई दिख रही है। बाकी चुनाव में जो होगा वो 23 नवंबर को मालूम पड़ जाएगा। समझते जी 23 नवंबर को ये भी पता चलेगा कि कितनी ईवीएम जो है वो कितने प्रतिशत चार्जिंग उनमें बची हुई है, क्योंकि अगर 90 से ऊपर की चार्जिंग रहेगी तो फिर इसमें इंडिया गठबंधन को और ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, और अगर चार्जिंग रहती है 60-70% तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो इस 60-70% में भी बच जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो केवल महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट भी है हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार अभी तक बनी हुई है, चल रही है, वो एक गैर कानूनी सरकार है। खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान चुका है। तो अब देखना ये है कि ये सरकार जो है वो गैर कानूनी तरीके से ही आगे काम करती रहेगी या अब जो है बाकायदा कानूनी और लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से नई सरकार का गठन होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।